नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बेहतर होंगे। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव बिल्कुल नज़दीक आ गए हैं और तमाम जो न्यूज़ चैनल्स हैं और तमाम जो रिपोर्टर्स हैं वो अपने अपने विचार, अपने अपने थॉट, अपने अपने एक्सप्रेशन एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा चैनल भी पॉलिटिकल कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि हमें भी पॉलिटिक्स पर घुसना चाहिए, खासकर ऐसी जगह में जहां से हम खुद बिलोंग करते हैं। चुनाव उत्तर प्रदेश के हैं, हम भी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। लेकिन हम आज किसी अलग टॉपिक पर बात करने वाले हैं। हम आज केवल एक पार्टी के बारे में बात करने वाले हैं। हालांकि आगे आने वाले वीडियोस में हम और भी समझेंगे और गहराई से जाएंगे। आज का हमारा टॉपिक है कि क्यों बीजेपी लगातार चुनाव जीत जाती है। मुझे पता है कि लगातार बीजेपी चुनाव नहीं जीत जाती है और किसी भी डेमोक्रेसी में कोई पार्टी लगातार चुनाव नहीं जीत सकती है। लेकिन अगर कुछ रिपोर्ट्स देखें, कुछ प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर या आर्टिकल्स देखें, तो ये कहीं ना कहीं प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी न केवल इंडिया की सबसे बड़ी पार्टी है, बल्कि विश्व की सबसे चुनिंदा पार्टियों में से एक है। हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। तो कैसे, इनकी क्या स्ट्रैटेजी होती है चुनाव को लेकर? कैसे एक ऐसी पार्टी दुनिया की सबसे बेहतरीन पार्टियों में शामिल हो गई, जिस पार्टी का कुछ समय पहले कुछ नाम निशान भी नहीं था। जब अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी से चुनाव हारे थे, तो इसके बाद लगने लगा था कि शायद अब भारतीय जनता पार्टी समाप्त हो जाएगी, क्योंकि उस समय भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर थे वो लाल कृष्ण आडवाणी थे। लेकिन कुछ समय बाद एक ऐसा चेहरा सामने आया जिसने पूरी बीजेपी के इतिहास को बदल दिया। एफआईआर लिखो। इस देश में एक थाने में एफआईआर लिखवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा, जिसने पूरी बीजेपी की पृष्ठभूमि को बदल दिया। तो क्या कारण है, कैसे बीजेपी इतनी पावरफुल होती चली गई? आइए समझने की कोशिश करते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव इसलिए जीत जाती है क्योंकि उनके पास नरेंद्र मोदी हैं, और वो जो कैंपेनिंग करते हैं, अपने चुनाव का प्रचार करते हैं, वो ये नहीं कहते कि अब की बार बीजेपी सरकार, वो कहते हैं अब की बार मोदी सरकार। और ये बात सही भी है। कुछ लोगों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती ही इसीलिए है क्योंकि उनके पास एक पॉपुलर लीडर नरेंद्र मोदी हैं, और ये बात सही भी है। लेकिन क्या केवल एक पॉपुलर लीडर की वजह से कोई पार्टी इतनी बड़ी पार्टी बन सकती है? क्या कोई एक लीडर की वजह से कोई पार्टी लगातार केंद्र में 2 बार सरकार बना सकती है पूरी बहुमत के साथ? क्या कोई पार्टी एक पॉपुलर लीडर की वजह से इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो सकती है एक लीडर की वजह से कि उसके आसपास की सारी पार्टियां ही समाप्त होने की स्थिति में आ जाएं? नहीं, इसके और भी कई कारण हैं। हालांकि ये कारण सच है कि नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी का बेनिफिट भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। दूसरा कारण है कि बीजेपी की जो कैंपेनिंग है वो बहुत ज़बरदस्त है। जैसे अभी कुछ समय पहले राहुल गांधी ने चौकीदार चोर कहा नरेंद्र मोदी को, लेकिन नरेंद्र मोदी ने उसी चौकीदार चोर को, जिससे विपक्ष के नेता ने उन्हें क्रिटिसाइज किया, उसी को उन्होंने अपनी कैंपेनिंग का एक हिस्सा बना लिया। उन्होंने कहा हम चौकीदार हैं। अपने सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर उन्होंने चौकीदार लिख दिया आगे। और इसके बाद उनके पूरे जो बीजेपी के नेता थे या फिर बीजेपी के जितने भी फॉलोअर थे या आरएसएस के नेता थे, सब ने अपने आगे चौकीदार चौकीदार लिख दिया। और ये चौकीदार लिखने से जो बीजेपी को पॉपुलैरिटी मिली, उसका लाभ भी भारतीय जनता पार्टी को हुआ। ये बातें शायद आपको समझ में नहीं आ रही होंगी, लेकिन ये ऐसा होता है। इस तरह की कैंपेनिंग से लोगों को साइकोलॉजिकल प्रेशराइज किया जाता है, और जिसका फ़ायदा भी किसी एक पार्टी को मिलता है। क्योंकि हमारे समाज में चौकीदार को एक छोटी कास्ट से समझा जाता है या फिर एक छोटे पद का समझा जाता है, और वैसे में प्रधानमंत्री कहे कि हम चौकीदार हैं, तो लोगों को सिंपैथी आती है, लोगों को लगता है कि हाँ ये लीडर अच्छा है, तो सब लोग लिख लेते हैं चौकीदार। इससे ये साबित होता है कि बीजेपी पार्टी कितनी मजबूत है।
जो एकता बीजेपी में है वो एकता कांग्रेस में नहीं थी, क्योंकि आप अगर इतिहास उठाकर देखेंगे तो आप इसमें पाएंगे कि कांग्रेस का विरोध करने वाले खुद कांग्रेस के ही नेता होते थे। जब कांग्रेस सत्ता में आई थी तो उस टाइम पे कोई मजबूत अपोजिशन नहीं था, लेकिन वहाँ के खुद लीडर थे जो कांग्रेस का विरोध करते थे। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी इतनी संगठित हो चुकी है कि अगर भारतीय जनता पार्टी का एक लीडर अगर गलत भी होता है तो सारी पार्टी उसके साथ खड़ी होती है। जैसे अभी आपने देखा होगा कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे से जो हत्या वाला मैटर हुआ था लखीमपुर खीरी में, लेकिन किसी भी बीजेपी पॉलिटिकल पर्सनालिटी ने उसका विरोध नहीं किया। तो ये एक तालमेल है जो बीजेपी में देखने को मिलता है, और इस तालमेल का फ़ायदा बीजेपी को ज़रूर होता है। हालांकि अभी जो स्वामी प्रसाद मौर्य थे उन्होंने बीजेपी को इस्तीफा दे दिया, तो अब इससे पता चल जाता है कि बीजेपी कितनी मजबूत है। लेकिन बीजेपी मजबूत थी अगर हम आज से 10 साल पहले जाएं, क्योंकि बीजेपी में एक एकता देखने को मिली थी। और जो तीसरा इनका जो एजेंडा होता है चुनाव को लेकर वो होता है हिंदुइज्म। ये हिंदुत्व को प्रमोट करते हैं। ये लोगों को एक्सप्लेन करने में सफल रहे हैं कि हम जहाँ पर रहते हैं, जो हमारी जियोग्राफिकल लोकेशन है, उसके आसपास के जो देश हैं वो सारे मुस्लिम कंट्री हैं। ये क्यों बोला कि हिंदू क्रिश्चियन, आप बता रहे हैं ना? पूरे संसार में एकमात्र हिंदू राष्ट्र भारत है। अगर भारत देखो नॉर्मली आप बताइए, हिंदू राष्ट्र भारत हिंदू ही कहा जाएगा, हिंदू ही कहा जाएगा, सेकुलर राष्ट्र नहीं है। संविधान में धर्मनिरपेक्षता जोड़ दी है बाद में, स्टार्टिंग में नहीं थी। अगर किसी मुसलमान के सर का अत्याचार हो तो उसको राष्ट्र में जगह नहीं मिलेगी। उनके लिए 56 देश हैं इस संसार में। और वो ये एक्सप्लेन करने में सक्षम रहे हैं कि दुनिया में 57 देश हैं जो मुस्लिम देश हैं और वो भारत के विरोधी हैं। और ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी टूट गई, भारतीय जनता पार्टी बिखर गई, तो पूरा हिंदू खतरे में आ जाएगा, या फिर जो भारत के रहने वाले मुस्लिम हैं वही हिंदुओं को गुलाम फिर से बना लेंगे, हमने गुलामी झेली है। इस तरह के एजेंडाओं को एक्सप्लेन करने में भी बीजेपी पार्टी को काफ़ी हद तक सफलता मिली है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, आप कई लोगों की आप जब आर्टिकल देखेंगे या फिर कई इंटरव्यूज़ ऐसे देख लीजिए जहाँ पर हिंदू इनसिक्योर फील करते थे, लेकिन जब से बीजेपी आई है तो वो सिक्योर फील करते हैं, और वो केवल बीजेपी को इसीलिए वोट देते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर बीजेपी चली गई तो हम लोग खतरे में आ जाएंगे। जो अशिक्षित समाज है कुछ हिंदुओं का, वो सच में ऐसा सोचते हैं। ये कई बार कई लोगों ने प्रूव भी किया है। फिर चाहे ये गौ रक्षा के लिए कानून बनाते हों या फिर बूचड़खाने बंद कर देते हों, फिर चाहे राम मंदिर के लिए ये बात करते हों, चाहे तीर्थ स्थलों को प्रमोट करने की बात करते हों, इन सारी चीज़ों से इन्हें हिंदुओं का सपोर्ट मिल जाता है। ये चीज़ें तो कुछ हद तक सपोर्ट करती हैं, लेकिन चौथी चीज़ ऐसी है जिससे बीजेपी को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलता है, और ये चीज़ें आमतौर पर चुनाव को देखते हुए की जाती हैं। जैसे कुछ बीजेपी द्वारा मास्टर स्ट्रोक किए जाते हैं, जैसे इसमें एक थी नोटबंदी। हालांकि आज हम लोग भले ही नोटबंदी की सराहना न करें, उसकी निंदा कर सकते हैं, लेकिन उस समय के जो लोग थे उनका मानना था कि वास्तव में नोटबंदी एक मास्टर स्ट्रोक है। नोटबंदी से ब्लैक मनी जो है वो रिकवर होगी, ये उस समय के लोगों का मानना था। इस पर आप कई रिव्यूज़ देख लीजिएगा पब्लिक के, वो पब्लिक खुश थी उससे, और उसका रिजल्ट भी 2019 के चुनाव में बीजेपी को मिला। 1500 बंद कराए, मैंने माना बहुत से लोग आज घबराए। ब्लैक मनी वाला ईमानदार आज चैन से सोया है, ब्लैक मनी वाला पटक पटक के सर रोया है। सोचो राहुल गांधी जैसा लाइन में आया है, केजरीवाल का तो मुफलर उतर आया है। फिर था एक चुनाव से पहले पुलवामा अटैक हुआ, इसके बाद उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक किया जिससे लोगों की संपैथी मिली, और फिर इन्होंने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया। तब लोगों को लगने लगा कि हम जिस सरकार को प्रमोट कर रहे हैं वो एक मजबूत सरकार है, और यही सरकार हमारे देश को भी मजबूत बनाएगी। मेरे देश में आया एक धांसू नेता, गुजरात में दारू बंद कराई, जगह जगह देश में करी सफाई, पाकिस्तान को धूल चटाई, अंदर घुसकर सालों में मार लगाई, देश विदेश जाके पैसे उड़ाकर नहीं आया है, तरक्की करने वाली नई नई तकनीकें लाया है। और भी कई सारे रीजंस हैं, जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आके जो साफ़ सफाई वाले होते हैं हमारे कर्मचारी,
उनके साथ बैठकर भोजन करते हैं या फिर उनके पैर धुलते हैं। और गोदी मीडिया जो लगातार मोदी 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 चिल्लाती है, इसका भी फ़ायदा बीजेपी को मिलता है। हालांकि हम लोग कितना भी क्रिटिसाइज़ कर लें, लेकिन इसका फ़ायदा बीजेपी को ज़रूर मिलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को साइकोलॉजिकल कन्विंस कर लिया जाता है कि हाँ, बीजेपी एक अच्छी पार्टी है। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, और आगे की सीरीज़ में हम और भी मुद्दों में बात करेंगे। आप कमेंट में लिख सकते हैं आप किस मुद्दे में हमसे बातचीत करना चाहते हैं, हम उस पर भी ज़रूर बातचीत करेंगे। ये तो रहा कि बीजेपी जीतती कैसे है, आगे हम ये भी बताएंगे कि बीजेपी को किन चीज़ों का नुकसान भी उठाना पड़ता है, किस वजह से बीजेपी को नुकसान होता है पॉलिटिकल वे में, कैसे बीजेपी का वोट बैंक लॉस होता है और लोगों की नाराज़गी क्यों प्रकट होती है बीजेपी के प्रति। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।